दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। हमेशा की तरह बात शुरू करने के पहले आपसे निवेदन करना है, आपसे विनती करनी है, आपसे गुजारिश करनी है, आपसे अपील करनी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया लिखें क्योंकि ताकि हमें ये मालूम हो सके कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। इस समय चारों तरफ राजनीतिक फिजा में चुनाव की चर्चा ही है। चुनाव को लेकर रणनीतियाँ बन रही हैं अलग अलग दलों की। इंडिया गठबंधन में सीटों के तालमेल के लेके बातचीत चल रही है घटक दलों के बीच में। कांग्रेस ने कल उनके साथ बात की है, समाजवादी पार्टी के साथ में 2 दौर की बैठक हो चुकी समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस की। हालांकि वो बेनतीजा रही है, लेकिन एक सकारात्मक जो है नतीजे की आशा उन्होंने अनुमान जताया है। रामगोपाल यादव ने, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा और ये इस ढंग का उन्होंने कहा है। तो एक जो है उन्होंने जो है इसका संकेत दिया है कि समाजवादी पार्टी भी आशान्वित है और वो ऐसा कोई रास्ता निकाले, ऐसी कोई जिद पकड़ने के मूड में नहीं है जिससे गठबंधन आकार न ले पाए। और वो सहयोग कर रही कांग्रेस पार्टी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी वास्तविकता के अनुरूप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी होगी। कांग्रेस हो सकता कि अभी बढ़ा चढ़ाकर सीटें मांग रही हो और समाजवादी पार्टी उतने के लिए तैयार ना हो, लेकिन दोनों ही पार्टियां जब मन बना चुकी गठबंधन का तो लगता है कि गठबंधन हो ही जाएगा। और अन्य पार्टियों से अभी जो है वो कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों को लेकर असहज स्थिति में है। बिहार में लेके कोई तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी फिलहाल तो यही हट पकड़े हुए हैं कि 2 से ज़्यादा सीट नहीं देंगे। महाराष्ट्र में भी पैंच फंसा हुआ है। तो ये इस ढंग से सहयोगी दल है और बड़ा सुविधाजनक तरीके से इंडिया गठबंधन सीटों के तालमेल की बात आगे नहीं बढ़ा पा रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह की कि वो उनसे अच्छा रणनीतिकार कोई नहीं। विपक्ष अभी रणनीतिकार बनने के मामले में उनसे विपक्ष के सारे नेता बहुत पीछे हैं। एक आदर्शवादी माहौल, एक लोगों का दिल जीतने का प्रयास, वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी भले ही कर रहे हों, उनकी भारत जोड़ो यात्रा प्रथम को अभूतपूर्व रिस्पांस मिला हो लोगों का जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उनकी इन यात्राओं से एक वातावरण तो बनता है लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट वो नहीं कर पाते। जबकि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत जागरूक है, वो सटीक रणनीति बनाती है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोई जो निष्पक्ष प्रेक्षक है वो मानेगा कि उसके बहुमत आने में तो उसे बहुमत मिलने में तो कोई संदेह है ही नहीं, लेकिन उसने ठान लिया 400 सीटों के पार और वो जो घोषणा कर देती है उसके मुताबिक रणनीतियाँ करती है, उसके मुताबिक काम करती है। जहाँ उसको समझौता करने की ज़रूरत होती है वहाँ वो समझौता करती है, जबकि उसको नहीं करना चाहिए। उसकी जो सैद्धांतिक दृढ़ता है उसमें कमजोरी आती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर है, वो भी जो है बड़े उद्दत किस्म के बयान देते हैं। जैसी धार्मिक छवि भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है और भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो लोग, वो लोग एक तरह से उनको आघातकारी लगते हैं ओम प्रकाश राजभर के बयान। वैसे ही जैसे समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उनसे जो है उनके बयान कहीं कम तीखे नहीं होते। तो वो लेकिन अब उनकी कीमत भी वो समझती है। कुछ ज़िले हैं पूर्वांचल के जहाँ राजभर समुदाय की अच्छी खासी तादाद है और इसलिए वो ओम प्रकाश राजभर को सादे रखने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। इसके बावजूद भी कि योगी उनको घास डालने के लिए तैयार नहीं है। योगी ने हाईकमान के, भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के तमाम दबाव के बावजूद अभी तक उनको
मंत्री बनाने की हामी नहीं भरी है। अलबत्ता जिनका वार्ड साथ में ठेका लिए हुए मंत्री बनवाने का, दारा सिंह चौहान, वो मंत्री तो नहीं बने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको विधान परिषद के लिए उनकी उम्मीदवारी करा दी है और उसका निर्विरोध हो जाना तय है। बहरहाल ये तो उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मुख्य निगाह बिहार पर है, क्योंकि बिहार में उसकी सीटें बहुत कम हैं और यदि बिहार में इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ जाती हैं तो 400 तक पहुंचने का उसका सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा। 400 क्या, वो 300 तक भी पहुंच जाए तो एक बड़ी बात होगी। बिहार में उसको बड़ी क्षति होने के आसार दिखाई दे रहे। तो जहां उसने ये पहले कह रखा था कि मैं किसी भी कीमत पर, अब नीतीश के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, किसी भी कीमत पर हम अब नीतीश को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ढुलमुल हो रही है। राजस्थान पत्रिका के साथ में अमित शाह ने राजस्थान पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रस्ताव आता है तो हम जो है वो उस पर विचार करेंगे। यानी अब चुनाव नज़दीक आ रहा है तो वो नीतीश कुमार को भी अपने अरमान, अपने मंसूबे पूरे करने के लिए नीतीश कुमार को भी साथ लेने को तैयार है। ये उनकी जो रणनीति में उनकी जो लचीलापन रहता है, उनकी रणनीति में एक परिस्थितियों के, हालातों के मुताबिक तत्काल ही अपने आप को अनुकूलन बनाने की जो एक कला है, वो जो है उसका एक बार फिर उन्होंने प्रदर्शन किया है कि नहीं, वो नीतीश कुमार को गले लगाने के लिए तैयार है। क्योंकि नीतीश कुमार सहज नहीं चल रहे। नीतीश कुमार तो पहले तो वो जो है कुछ मंचों पे कई दिन पहले जब उनकी इतनी दूरी नहीं बनी थी राजग से, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कर चुके थे और कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनका साथ नहीं छूट सकता। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर ये उन्होंने जता चुके थे। इसके बाद में जिस तरह से लालू प्रसाद यादव दबाव बढ़ा रहे कि लोकसभा चुनाव में जाने के पहले नीतीश मुख्यमंत्री पद को उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए खाली कर दें, और इससे नीतीश कुमार बहुत खिन्न हो गए और कांग्रेस से भी जो है उनका मोहभंग जैसा हुआ है। और उन्होंने इसी का परिणाम है कि उन्होंने जो है वो इंडिया का संयोजक बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। और अब कहीं ना कहीं इस बात को भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार तो दो ही हैं। एक अच्छी भारतीय जनता पार्टी को इस बात में इस कारण से भी बड़ा प्राप्त है कि वहाँ पर तमाम सारे जो पार्टी के अंदर दबाव गुट हैं, उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पूरी तरह से दबा कर रख दिया है, पूरा तरह अप्रासंगिक करार दे दिया है। इसलिए उनका ये हुक्मनामा फाइनल होता है, पार्टी में कोई दुविधा नहीं होती और वो निर्णायक रूप से अकेले ही, ये जोड़ी ही अकेले चुनने में सक्षम है कि किससे से हम गठबंधन करें, किससे गठबंधन न करें। इसलिए ज़्यादा पचड़ा नहीं होता, पार्टी में कोई जो है राय मशविरा लेने की वो ज़रूरत नहीं समझते। पार्टी उनके आगे नतमस्तक है, मन में चल पले ही पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता कैसा भी प्रसन्न हों, लेकिन ऊपर से अब किसी की कहने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने राजनाथ सिंह जैसे बड़े व्यक्तित्व को एक हरकारा तक सीमित कर दिया, हरकारे की भूमिका में, जब वो राजस्थान में पर्यवेक्षक बना के भेजे गए तो उन्हें भी ये मौका नहीं दिया गया कि वो पहले विधायकों से बात करके उनका मन टटोलें और फिर जो एक पर्यवेक्षक का काम होता है और उसके बाद में नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को बताएं और तब वो जो सलाह मशवरा हो उसके आधार पर नाम तय किया जाए। बल्कि उन्हें एक पर्ची थमा दी गई। एक किसी राजनाथ सिंह के कद के नेता की इससे बड़ी तौहीन कोई नहीं हो सकती, लेकिन फिलहाल तो वो अपमान का घूंट पीकर रह जाने के लिए मजबूर है। उनके पास में कोई चारा भी नहीं है, उम्र भी उनकी पर्याप्त हो चुकी है और मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने लायक हो गए, लेकिन वो चाहते कि अभी भी उन पर थोड़ी रहम कर दें नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इसलिए वो इस कारण से उन्होंने
कोई जो है उफ नहीं की। और वहाँ पे भजन लाल शर्मा जो पहली बार के विधायक हैं, मतलब पूरी पार्टी भौचक्की सी रह गई। एक तरह से जो उसकी पराकाष्ठा है, मतलब एक तंत्री जो है वो व्यवस्था चलाने की पराकाष्ठा है पार्टी के अंदर, कि नहीं हमारे शब्द ही फैसला है, हमारे शब्द ही निर्णायक, हमारे शब्द ही ब्रह्म है। इस टाइप की जो है धारणा उन्होंने मानने के लिए पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मजबूर कर दिया है। और इससे पार्टी में तमाम सारी सुविधा भी है, पार्टी में कोई खलल नहीं होता, कोई विद्रोह की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी मंत्रणा की, कोई बड़ी मंत्रणा की जिसमें बात कट जाए, कोई नई बात आ जाए, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इन दोनों लोगों नेताओं को पता रहता है और उसके बाद में ये दोनों नेता क्रियान्वित कर देते हैं। वो चाहे जितना चौंकाने वाला फैसला हो, पार्टी को वो शिरोधार्य करना पड़ता है, नतमस्तक होकर स्वीकार करना पड़ता है। तो अब उन्होंने एक दाव चल दिया। इस बीच में हमने देखा कि विधानसभा चुनाव के होने के पहले, जो अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके पहले बहुत बमक रहे थे राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेके और पिछड़ों को जो है सत्ता के जो केंद्र हैं उनमें भागीदारी को लेके। लेकिन अब वो जो उनकी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, इसमें इनकी ये स्वर गायब है, क्योंकि बूमरैंग कर गया उनके लिए ये मुद्दा। उन्होंने एक पार्टी को एक नए अवतार में लाने की कोशिश की थी। जैसे उनकी माँ सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस का नेतृत्व संभाला था, तो कांग्रेस उस समय पे भीषण रूप से सबड़वाद के जकड़ में थी, लेकिन उन्होंने कहा कि निचले स्तर से ऊपर स्तर तक की जो पार्टियां, इकाइयां हैं, उनमें पदाधिकारी 52% शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से हों। और इसका एक वाजिब असर हुआ और एक तरह से नए आधार में उनको घुसपैठ करने की कामयाबी मिली। और यही वजह है कि सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेता के सामने सफल हुई और 2 बार उन्होंने अपनी पार्टी को सत्ता हासिल कराई। तो ये उनका कार्ड बड़ा कामयाब रहा था। लेकिन उस तरीके से कार्ड उनका कामयाब नहीं रहा राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी अपने पार्टी के लोगों का सहयोग प्राप्त नहीं कर सके। जो घोर यथास्थितिवादी लोग हैं, जो जड़ मानसिकता के लोग हैं, वो जो है वो और सुविधा भोगी है, तो वो जो है वो उनके अंदर कोई नई लीग का आविष्कार करने की क्षमताएं नहीं है। जबकि सोनिया गांधी जब राजनीति में आई थी, तो कई जो कांग्रेसी हैं जो नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी आएँ, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कांग्रेस का नेतृत्व उनके हाथ में आएगा। अब उन लोगों ने सोनिया गांधी को इस आधार पर बदनाम करने की कोशिश की थी कि सोनिया गांधी विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ के लोगों के, जिनसे राजीव गांधी की दुश्मनी थी, उनके साथ के लोगों को तरजीह दे रही हैं। कहीं न कहीं परोक्ष रूप से वो विश्वनाथ प्रताप सिंह की सलाह का अनुसरण कर रही हैं। लेकिन सोनिया गांधी ने इसकी परवाह नहीं की थी। और वो लोग जो थे, तो जो सोनिया गांधी जो पार्टी के अंदर जो सामाजिक न्याय की धारा को आत्मसात कर रही थी, तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के पूर्व सहयोगी थे, मोहन प्रकाश जैसे तमाम लोग, उनको जो उन्होंने लिया था, उनके वो लोग जो है उनको एक तार्किक औचित्य प्रदान करने के लिए आगे रहते थे। राहुल गांधी के पास में ऐसी कोई टीम नहीं रही। कमलनाथ ने और दिग्विजय सिंह ने पिछड़ों की कोई बात वहाँ पे नहीं की, जो राजीव गांधी के जो संदेश को आगे बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उनकी सोच यथास्थितिवादी है। हालांकि दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दलितों के सम्मेलन कराए थे और उसमें तमाम सारे दलित बुद्धिजीवी, जो उनको मायावती नहीं पहुँचा पाती थी, क्योंकि मायावती को बुद्धिजीवी और वो भी दलित हो तो वो तो नागवार गुजरता ही है, तो वो सारे दल उन्होंने समय समय पर उनको बुला के सम्मेलन कराए, डाइवर्सिफिकेशन कराया। लेकिन उन्हीं के दौरान वहाँ पे जो उनके समुदाय के लोग हैं, उन्होंने दलितों पर अत्याचार भी बहुत किए और वो एक कृपा भाव की तरह था। तो वो एक कोई ज़मीनी स्तर पर वो उसके मुताबिक कोई
नई सामाजिक संरचना को प्रेरित नहीं कर सके थे। और बाप तो उनका जाहिर हो गया कि वो कुल मिला के वो चाहे जितना अपने आप को प्रगतिशील सिद्ध करें धर्मनिरपेक्षता के माध्यम में कि क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्षता का बखान करके, और लेकिन वो उनके सामाजिक विचार वही हैं जो पुराने वर्चस्ववादी तबके के रहते। तो उन्होंने राहुल गांधी के संदेश को आगे नहीं बढ़ाया, और राहुल गांधी पिछड़ों की बात कहते रहे, दम के बहुत ज़बरदस्त दम भरते रहे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पिछड़े तो साथ में आई नहीं, सवर्ण राहुल गांधी से बिदक गए और बूमरैंग कर गया। जो मैंने कहा कि ये तीनों राज्यों में एक वोटों का 1% जो सवर्ण वोट जो कांग्रेस को मिलता था उसका 1% बिदक गया, और वो भी एक कांग्रेस की हार का कारण जाए। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में वो भी कांग्रेस की एक हार का कारण रहा। तो इसलिए अब राहुल गांधी थोड़ा सतर्क हो गए, उनका दम चुक गया है पिछड़ों के मामले में, बहुत पिछड़ों की हिमायत करने के मामले में। और जातिगत जनगणना का अभी तक जिसने कदम उठाया है, जिसने साहस करके दिखाया है, वो नीतीश कुमार का। अब वो नीतीश कुमार के सहारे उसको बल मिलता इंडिया गठबंधन को पिछड़ों की हिमायत करने का, जिनकी आबादी देश में 10% है। लेकिन अगर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पाला बदल लिया, हालांकि इससे नीतीश कुमार की विश्वसनीयता बहुत गिरेगी, और वो ये माना जा चुका है कि वो जो है बिल्कुल पलटू रामी ही हैं। और ये कहावत और ज़्यादा उनके लिए, जो उनको लक्ष्य करके जो ये कहावत बनाई, वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाएगी। लेकिन लगता है कि उनको परवाह नहीं है, कई कारणों से है कि वो लालू को लेकर सहज नहीं हो सकते। ये बात जरूर है कि सामाजिक न्याय के मामले में उनके और लालू के विचार मिलते हों, लेकिन लालू की जो परिवारवाद को बढ़ावा देने का जो प्रवृत्ति है लालू की, और लालू जो एक तरह से गवर्नेंस के मामले में लालू की हालत बहुत जो है बहुत ही मतलब कमज़ोर रहती है। वो उनके ज़माने में माफिया राज बढ़ जाता है, और नीतीश कुमार को जो कुछ इतनी बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिला, जो उनकी एक अलग छवि बनी जनता दल के तमाम दिग्गजों की भीड़ में, उसकी वजह यही है कि उन्होंने माफिया राज का वहाँ अंत किया। राजनीति के अपराधीकरण पर काफ़ी हद तक बिहार जैसे राज्य में जो बहुत चुनौतीपूर्ण था, उस पर लगाम लगाने में बहुत कामयाब रहे। तो वो आखिरी समय पे वो ये नहीं चाहते कि उनकी इस छवि को आखिरी समय में दाग लगे, लालू को बढ़ावा देने से, तेजस्वी को बढ़ावा देने से उन पर ये कलंक लगे कि आखिर में उन्होंने उसी में गर्क कर दिया, जिस परनाले से, जिस अपराधीकरण के परनाले से वो अपने को उबार कर लाए थे, जनता दल परिवार को उबार कर लाए थे, और आखिरी समय में उन्होंने उसी में अपने को गर्क कर दिया। तो ये जो है, ये इसलिए लगता है कि नीतीश कुमार पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हुई है, और भारतीय जनता पार्टी उनकी तरफ हाथ बढ़ा रही है। और भारतीय जनता पार्टी को ये है कि उससे जातिगत जनगणना के हीरो हैं नीतीश कुमार, तो उससे जो पिछड़ों की हिमायत का, पिछड़ों में जो सेंध लगाने का प्रयास है इंडिया गठबंधन का, वो बिल्कुल पूरी तरह से भौंतरा हो जाएगा। और वो हमें सातों मौका देख के पहले ही कह चुके, पहले भले ही जातिगत जनगणना का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही हो, लेकिन उसके बाद तो वो पहले ही कह चुके थे कि नहीं, वो जातिगत जनगणना के विरोध में नहीं है, बल्कि उन्होंने तो जातिगत जनगणना का जब फैसला किया गया तो वो तो नीतीश कुमार का उन्होंने सहयोग किया था, और वो देशव्यापी जातिगत जनगणना के बारे में भी उचित समय पर वो जो है वो फैसला लेंगी, उनकी पार्टी लेगी, ये उन्होंने कह ही दिया। तो उनको कोई ज़्यादा उसमें नहीं है, और अपनी पार्टी के जो सवर्ण मानस है उसकी भी उन्होंने मानसिकता बना ली है कि वो इसको स्वीकार कर ले। विश्वनाथ प्रताप सिंह यही तो गलती कर गए थे कि उनके साथ में वो अपनी बिरादरी का ही मानस नहीं बना पाए, इतने अचानक उन्होंने घोषणा कर दिया। हालांकि लोग कहते कि नहीं, ये उनकी कोई अंदर की सोच नहीं थी, ये तो उन्होंने राजनीतिक सुविधा के लिए नहीं किया था, लेकिन लोग ये गलत कहते। जब वो
सामाजिक व्यवस्था के दुष्परिणामों से परिचित हो गए। जब सामाजिक अन्याय के निवारण की उनके मन में हुक उठी, तभी उन्होंने दो काम किए, वरना दो काम क्यों करती। उन्होंने तो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, साथ साथ में दलितों के लिए उन्होंने जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर को 34 साल बाद भारत सरकार ने उन्हीं के समय मरणोपरांत भारत रत्न दिया। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की तो वरना कोई याद करने का कोई वो नहीं था, लेकिन ये उन्होंने उस समय पे किया और अपने मजबूत सिपह सलार के रूप में उन्होंने रामविलास पासवान की तो आखिरी समय तक पैरवी की कि एक दलित प्रधानमंत्री होना चाहिए। सभी जातियों को अवसर मिल गया है, पिछड़ों को भी अवसर मिल गया, सवर्णों को भी अवसर मिल गया, दलितों को अभी तक अवसर नहीं मिला। तो बहुत कोशिश करते रहे कि रामविलास पासवान को स्वीकार कर लिया जाए, जिनमें जो सक्षम भी हैं, जिनके अंदर नेतृत्व की क्षमता भी है, प्रशासन की सूझबूझ भी है। लेकिन अब जनता दल परिवार ने ही उनका साथ नहीं दिया। खास तौर से ये पिछड़ा नेतृत्व की यह सबसे बड़ी कमजोरी रही कि वर्ण व्यवस्था के खिलाफ कोई लड़ाई अपनी तार्किक परिणति पर इसीलिए नहीं पहुंच पाई कि पिछड़ा वर्ग दलितों के प्रति निर्दय, उनके प्रति जो तिरस्कार की भावना है वो कहीं कहीं तो सवर्णों से आगे बढ़ जाती है। जो द्रविड़ शासन में जो धर्म परिवर्तन हुए दलितों के तमिलनाडु की, वो उसकी गवाह है। और बिहार में भी यही हुआ। बिहार में भी रमई राम का जो प्रदेश जनता दल का अध्यक्ष बना के कैसा उन्हें उपहास का पात्र बना के रखा था लालू यादव ने, ये सभी परिचित हैं। और लालू यादव जो पहले भक्त थे विश्वनाथ प्रताप सिंह के, इसी बात से नाराज हो गए थे कि विश्वनाथ प्रताप सिंह उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने पर बल दे रहे थे रामविलास पासवान, लेकिन उन्हें स्वीकार नहीं हुआ था। और जो जनता पार्टी के समय भी जब ये था कि चौधरी चरण सिंह, जनता पार्टी तो मूल रूप से जनता पार्टी की जीत का श्रेय तो लोकदल परिवार को ही था। तो उस लोकदल परिवार के सर्वे सर्वा चौधरी चरण सिंह थे। तो चौधरी चरण सिंह ने जब खुद प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो उन्होंने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने देना गवारा नहीं किया, एक दलित को प्रधानमंत्री बनने देना गवारा नहीं किया, बल्कि उन्होंने मोरारजी जैसे अक्खड़ नेता को जिससे पहले दिन से ही जिसके बारे में अनुमान था कि पूरे समय सरकार नहीं चलाई जाएंगी, उनको जो है उनके लिए, उनके समर्थन के लिए तैयार हुए ताकि जगजीवन राम को रोक सकें। और उनके निर्वाचन क्षेत्र में तो दलित वोट ही नहीं डाल पाए स्वतंत्र रूप से। इंदिरा गांधी ने तो जब राजनारायण ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था तो चलित बूथ बनवाए थे। तो अब ये उनका है, तो वो जो है अब यहाँ पर मुलायम सिंह जी ने भी बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कितने अपशब्द कह डाले थे, ये जग जाहिर है। और उन्हीं के प्रभाव में जब अखिलेश यादव शुरू में जब आए, मुख्यमंत्री जब शुरू में बने, तो तमाम सारे ऐसे फैसले लिए जो दलितों के हितों के खिलाफ थे। अब अखिलेश यादव का नज़रिया बदला है। अब उन्हें लगा है कि सवर्ण जो है वो एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर तो कभी दलित और पिछड़े नेतृत्व को स्वीकार कर सकता है वो भारी मन से, लेकिन वो अंततोगत्वा तो इनको उखाड़ के मानेगा ही, क्योंकि उसकी जहनीत में ये बात नहीं जा सकती कि सत्ता में बैठने का अधिकार इन वर्गों को नहीं है। जो वर्ण व्यवस्थावादी उसकी सोच बनी हुई है, जिन धार्मिक स्रोतों से वो प्रेरणा ग्रहण करता है, अपनी मानसिकता बनाता, अपने संस्कार बनाता है, वो इस बात को गवारा कभी नहीं होने देते सवर्ण समाज को कि वो दलितों की और पिछड़े वर्ग की लीडरशिप में काम करे। तो ये बात जब लालू यादव जान गए तो उन्होंने इसीलिए पीडीए की बात करना शुरू की है। अब हालांकि वो ईमानदारी के साथ में दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दलितों की जो पुराने अनुभव हैं, इसलिए दलित अभी भी उनकी पार्टी में सहजता के साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। बल्कि हुआ ये कि मायावती की जो बिरादरी ने कई जगह पर पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर दिया। और इसमें जब अखिलेश यादव को बहुत खतरा नज़र आया है, इसीलिए वो मायावती के उनके प्रति मतलब इतना उनको कोसने के बावजूद भी वो लगातार ये कह रहे हैं कि नहीं वो बड़ी हैं और हम जो है उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे, कोई अन्यथा बात नहीं कहेंगे, उनका हम आदर करते हैं और करते रहेंगे। इस ढंग की जो बात इसी कारण से कर रहे हैं। तो अब उनके
अमित शाह ने एक रणनीतिक पहल कर दी है और ये बहुत बड़ी सेंध साबित होगी। वैसे भी पिछड़ों में एक आधार हमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने को अपनी पिछड़ी आइडेंटिटी पेश करके बड़ा एक आधार बना लिया। उसके बाद में उन्होंने भी संगठन में सभी स्तर पे, एक तो उनकी बूथ स्तर तक मजबूत संगठन है उनके पास में, और बूथ स्तर तक उन्होंने दलित और पिछड़े नेता पैदा कर दिए। धरातल पर उन्होंने पिछड़े और दलित नेता पैदा कर लिए। ये एक उनकी बड़ी कामयाबी है। तो वो एक तरह से सवर्णों की भी मानसिकता बनाने में सफल हो गए कि वो स्वीकार करें ये जो वक्त की मांग है सामाजिक न्याय की, उसको वो स्वीकार करें। और दलित और पिछड़े वो भी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि एक बेहतर सामाजिक सामंजस्य के लिए, जिनमें उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी भी मिलना मुमकिन हो रही, उसमें वो उनका जो बड़ापन है सवर्णों का वो स्वीकार करेंगे। उनके बुजुर्ग नेता आसानी के साथ में धार्मिक कारणों से और विभिन्न कारणों से सवर्णों के पैर छूने में कोई गिलानी अनुभव नहीं करते, उनको स्वाभिमान कोई कचोटता नहीं है। और मुख्य रूप से सवर्णों को यही उनसे मान सम्मान की दरकार रहती कि वो जब आएँ तो वो तत्काल झुक जाएं, वो दिखा दें कि नहीं आप हमसे बड़े हैं, ये दिखाते रहें दलित और पिछड़े। और ये संस्कृति का विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया है और इसकी स्वीकार्यता बना दी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर नीतीश बाबू हैं और नीतीश बाबू क्या पाला बदलेंगे क्या नहीं बदलेंगे, आगे देखें होता है क्या। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।